नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आज आपके लिए लेकर आई हूँ भाषा और संस्कृति बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पूछे जाने वाले प्रश्न 50 प्रश्न फाउंडेशन कोर्स में पूछे जाएंगे। उससे एक नया चैप्टर जीप पर सवारी लिया, जिसमें बच्चों की डिमांड थी कि पूरा चैप्टर हमें बताया जाए, डिटेल में पुस्तक से पढ़ाया जाए। तो आज मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल भाषा और संस्कृति की पुस्तक, जिसके संपादक है डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा, डॉक्टर उमेश सिंह। पुस्तक का नाम बताने का तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा डिमांड की गई कि मैडम कौन सी किताब से पढ़ा रहे बताइए, तो नोट डाउन कर लेंगे। भाषा और संस्कृति, संपादक डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की पुस्तक है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी विद्यार्थियों के लिए हम महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जीप पर सवार इल्लिया। जीप पर सवार इल्लिया जो है, उसके लेखक जो है वो शरद जोशी जी हैं। तो आइए हम देखते हैं जीप पर सवार इल्लियों में चैप्टर के अंतर्गत शरद जोशी जी ने क्या कहने का प्रयास किया है। जीप पर सवार इल्लिया शरद जोशी द्वारा रचित एक व्यंग्य है, जो कि भाषा और संस्कृति में इकाई 1 से लिया गया है। इसे पुस्तक से डिटेल में आपके सम्मुख रखा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं जीप पर सवार इल्लिया व्यंग्य में शरद जोशी ने क्या कहने का प्रयास किया है। जीप पर सवार इल्लिया शरद जोशी द्वारा लिखित। प्रारंभ करते हैं। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं। चने का जंगल नहीं होता है, खेत होते हैं। तो याद रखिएगा, चने के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पौधे होते हैं, पेड़ नहीं। जंगल नहीं होता, खेत होते हैं, चने के खेत होते हैं। ठीक है, यदि खेत नहीं होते तो बताइए यह गीत कैसे बना। समदन तेरी घोड़ी चने के खेत में, यह एक पुष्ट प्रमाण है कि चने के खेत होते हैं। लेखक बताने का प्रयास कर रहा है कि अक्सर हम इस गाने को गुनगुनाते हैं, समदन तेरी घोड़ी चने के खेत में, तो ज़रूर चने के खेत ही रहे होंगे, तभी यह गाना बना है। व्यंग्य करने का प्रयास किया है। चने के झाड़ पर चढ़ने वाली बात सरासर गलत है। हम अक्सर कहते हैं कि चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। जब कोई बड़ा चढ़ाकर हमारी तारीफ़ करता है तो हम कहने लगते हैं बातों बातों में, यह अक्सर सुना जाता है डायलॉग कि चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। तो चने के झाड़ नहीं होते, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। यह बात सरासर गलत है। क्या, कौन सी बात? कि चने के झाड़ पर चढ़ने वाली बात सरासर गलत है, कपोल कल्पना है। पूछा जा सकता है कपोल कल्पना से तात्पर्य क्या है, तो लिखेंगे विद्यार्थियों, कपोल कल्पना का तात्पर्य मन की गढ़ी हुई बात है, अर्थात हमने काल्पनिक रूप से गढ़ लिया है कपोल कल्पना। इससे आगे चने के बारे में मेरी जानकारी उतनी ही है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है। वाह क्या बात है आदि। देखते इसी में आगे का पैराग्राफ। मुझसे यदि चने पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो मैं कुछ शुरू करूँगा कि भाइयों, जिस तरह सूर्य मेरे मकान के बाजू में उगकर उस बाजू डूब जाता है, उसी तरह चना भी खेत में उगकर आदमी अथवा घोड़े के मुंह में डूब जाता है। प्रयास किया है शरद जोशी ने बताने का। सूरज के माध्यम से उदाहरण दिया है कि जिस तरह सूरज उगता है और फिर डूब जाता है, उसी तरह चना भी खेतों में उगता है और उसे मनुष्य द्वारा या जानवरों द्वारा खाकर ख़त्म कर दिया जाता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा, यह भय बताकर कि समय अधिक हो रहा है। बात यह है कि मैं मुँह में पानी आ जाने के कारण अधिक बोल नहीं सकूँगा। चना मेरी कमजोरी है, यह कमजोरी मुझे ताकत देती है, सिर्फ खाते समय, बोलते समय नहीं। इसलिए भाषण लेखक ज़्यादा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ताकत चना देता है, सिर्फ खाते समय, बोलते समय नहीं देता है। पर इधर शहर के अखबारों में एक हास्य व्यंग्य हमने देखा, ऊपर मजाक मजाक में बात कही गई। अब आते हैं जीप पर सवार इल्लियों में चने के खेतों के बारे में क्या विशेष चर्चा है, देखते हैं। पर इधर शहर के अखबारों में चने की चर्चा जोर पर है। इन दोनों मौसम खराब रहा है।
हम तो घर में घुसे रहे पर पता लगा कि बाहर पानी गिरा और ठंड बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि शहर के आसपास के चने के खेत में इल्ली लग गई। चने के खेत में इल्ली कैसे लगी? क्यों? क्योंकि इन दोनों मौसम खराब था, पानी गिरा और ठंड बढ़ गई, जिसके कारण चने के खेत में इल्ली लग गई। अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई है और सरकार सो रही है। अखबारों में क्या शोर हुआ? अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई है और सरकार सो रही है। एक अखबार ने चने के पौधे पर बैठी हुई इल्ली की तस्वीर भी छाप दी। देखिए गजब क्या हुआ कि अखबार में मनुष्य की खबरें तो नहीं छप पाती, लेकिन इल्ली की खबर भी छप गई। इसमें इल्ली सचमुच सुंदर लग रही है, अर्थात इल्ली की तस्वीर भी छाप दी। चना हमने भी कम नहीं खाया, पर देखिए पक्षपात की तस्वीर इल्ली की छपी है। मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इल्ली से बिल्ली और दिल्ली की तुक मिलाकर एक बच्चों की कविता लिख देने के सिवाय मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर लोग थे कि इल्ली का जिक्र ऐसे इत्मीनान से करते थे जैसे पड़ोस में रहती हो। देखते आगे। मेरे मित्र ज्ञानी हैं, यानी पुरानी पोथियाँ पढ़े हुए हैं। मित्रों में एक हाथ मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए। मित्रों में एक हाथ मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र एक हाथ मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए। इस नियम को मानकर मैं उनसे मित्रता बनाए हुए हूँ। एक बार विद्वता की चौक में उन्होंने बताया था, एक नाम इला कह रहे थे। ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला यानी पृथ्वी। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला है। इला अर्थात क्या? तो इला अर्थात पृथ्वी। मुझे ये बात याद रह गई जब इल्ली लगने की खबर चली तो मैं सोचने लगा कि इस इला का इल्ली से क्या संबंध है। इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्ली अन्न की नष्टात्री देवी है। नोट डाउन करेंगे। तो इल्ली क्या है? नष्टात्री देवी है। धन्य है ये इल्लिया, इसी इला की पुत्रिया है। तो इल्लिया किसकी पुत्रिया है? इला की पुत्रिया है। हमने देखा कि इला का अर्थ पृथ्वी होता है, अर्थात पृथ्वी की पुत्रिया इला है। ये इल्लिया किसकी पुत्रिया है? पृथ्वी की पुत्रिया है। अपनी मम्मी मादाम इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही है, अर्थात मम्मी की ही कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही है इल्लिया। मैं अपने इस इल्ली ज्ञान से प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी हो तो मैं अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूं। पर ये कृषि विभाग वाले अपनी गोष्ठी में हमें क्यों बुलाने लगे? इधर मैं अपने ज्ञानी मित्र से इल्ली के विषय में अधिक जानने हेतु मिलने को उतावला होने लगा। मेरी पुत्री ने तभी इल्ली संबंधी अपने ज्ञान का परिचय देते हुए अपने प्राकृतिक विज्ञान भाग 4, तो लेखक की पुत्री ने किससे बताया? प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 देखकर कहा कि इल्ली तितली बनती है। इल्ली से क्या बनती है? तितली बनती है। तितली जो फूलों पर मंडराती है, रस पीती उड़ जाती है। मेरे अंतर में कवि है जो काफ़ी हुट होने के बाद सुप्त हो गया है। तितली का नाम सुनते वह चौंक उठा और इल्ली के समर्थन में भाषण देने लगा कि यह तो बाग की शोभा है। अर्थात इल्ली और तितली में बात की जा रही है। तितली की का शोभायमान या उसका गुणगान कर रहे लेखक कि तितली जो होती है वो बाग की शोभा होती है, फूलों पर मंडराती हुई शोभायमान देती है। मैंने कहा, अबे गोभी के बिग फूल, तूने कभी अखबार पढ़ा? ये इल्लिया चने का खेत खा रही है और अगले वर्ष भजिए और बेसन के लड्डू महंगे होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जब चना ही नहीं रहेगा तो चने से कैसे बेसन बनेगा, इसलिए संभावना है कि लड्डू और बेसन महंगे होने वाले हैं। मूर्ख चुप रहा। कवि क्यों चुप रहने लगा? कवि की मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया है कि कवि जब कविताएं इकट्ठी कर लेता है, लिख लेता है, तो वह अवसर ढूंढता है उसे वाचन करने का। तो कवि क्यों चुप रहने लगा? मैंने बुलाने का आश्वासन दिया, तब माइक से हटा। जब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भी भाषण शुरू किए, या शायद नेताओं ने भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया। पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर, सरकारी जोगी मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई, बैठकें चचाई, नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय लेने पर चल पड़े। वक्तव्य की झाड़ुएं सड़कों पर फिरने लगी। वक्तव्य अर्थात भाषण फिरने लगी। कार्यकर्ताओं ने पंख फड़फड़ाए और गांवों की ओर चले। सुबह हुई रेंगती हुई रिपोर्टर ने राजधानी को घेर लिया और हड़बड़ाकर आदेश निकाले,
जीप गुर्राई, तार तान कर इल्ली का मामला दिल्ली तक गया और ठेठ हिंडी के ठाट में कार्रवाइयाँ हुई। खेतों पर हवाई जहाज सन्ना कर दवाइयाँ छिड़कने लगी, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे, किसान दंग रह गए। फसल बची या नहीं क्या मालूम, पर वोट मजबूत हुए। इस बात को विरोधी ने भी स्वीकार किया कि अगर ऐसे ही हवाई जहाज खेतों पर दवा छिड़कते रहे तो हमारी जड़ें साफ हो जाएगी। कहने का तात्पर्य शरद जोशी कहना चाहते हैं कि जब तक बातें अखबारों तक ना आए, दुनिया तक न पहुँचे, तब तक किसी भी समस्या का समाधान हमारे मंत्री संतरी नहीं खोजते हैं, और खोजते भी तो रिपोर्टें भाषणों के माध्यम से केवल वोट बैंक की राजनीति को ही सक्सेस करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही जीप पर सवार इल्लियों में अर्थात खेतों पर जो इल्लियाँ थी, उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, परंतु अखबार में छपने के बाद नेता लोग जागरूक हुए और वोट बैंक की राजनीति काम करने लगी। शहर के आसपास यह होता रहा, पर बंदा अपना 6 पृष्ठ का अखबार 10 पैसों में पढ़ता यहीं बैठा रहा। स्मरण रहे, आलसियों की यथार्थवाद पर पकड़ हमेशा मजबूत रहती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, आलसियों की यथार्थवाद पर पकड़ कैसी रहती है? कमज़ोर रहती है, मजबूत रहती है, वगैरह वगैरह। तो आपको लिखना है मजबूत रहती है। एक दिन एक कृषि अधिकारी ने कहा, चलो इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखते हैं। उन्मूलन अर्थात जड़ से समाप्त करना। तो कृषि अधिकारी कह रहे हैं कि इल्ली उन्मूलन अर्थात इल्ली को समाप्त करने की जो प्रक्रिया चालू है उसकी प्रगति कितनी हुई देखते हैं। तुम भी बैठो हमारी जीप में। मैंने सोचा चलो इसी बहाने पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं झाड़, और मैं जीप में सवार हो लिया। रास्ते भर में उसके विभाग के अन्य अफसरों की बुराइयाँ करता रहा, उसका मनोरंजन करता रहा। कोई 1.5 घंटे बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ चारों तरफ खेत थे। पुनः शरद जोशी ने व्यंग करने का प्रयास किया कि उसके विभाग के अन्य अफसरों की बुराइयाँ करता रहा और उसका मनोरंजन करता रहा। तो प्राय हमारी मानसिक प्रवृत्ति होती है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारा मनोरंजन होता है और हमें रस की प्राप्ति होती है। ये एक मानव स्वभाव सा बन गया है। आगे देखते हैं कि वहाँ एक छोटा अफसर खड़ा इस बड़े अफसर का इंतज़ार कर रहा था। हम उतर गए। मैंने गौर से देखा, चने के पौधे होते हैं, खेत होते हैं। अर्थात हम जान चुके हैं कि चने के पौधे होते हैं, खेत होते हैं। यानी समधन की घोड़ी गलत नहीं खड़ी थी। जो गाना बना है, समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में, सही बना है। वह खड़ी थी जहाँ हमारी जीप खड़ी थी। हम पैदल चलने लगे। चारों ओर खेत थे। मैंने एक किसान से पूछा, तुम जब खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? वो समझा नहीं, फिर बोला मिट्टी निकलती है। इसका मतलब है प्राचीन काल में भी यहाँ खेत ही थे। मैंने कहा, मेरी ज़रा इतिहास में रुचि है। खुदाई करने से इतिहास का पता लगता है। तो खुदाई करने से किसका पता लगता है पूछा जा सकता है। तो खुदाई करने से इतिहास का पता लगता है। देखते हैं इसी क्रम में जेब पर सवार इल्लियों का अगला भाग। अगर खुदाई करने में नगर निकले तो समझना चाहिए कि यहाँ प्राचीन काल में नगर था, और यदि सिर्फ मिट्टी निकले तो समझना चाहिए प्राचीन काल में खेत थे। अंडरलाइन करेंगे, नोट करेंगे कि अगर खुदाई करने पर नगर निकले तो क्या समझना चाहिए? उत्तर, प्राचीन काल में नगर था। और यदि मिट्टी निकले तो समझना चाहिए कि प्राचीन काल में खेत थे। और यदि मिट्टी भी नहीं निकले तो समझना चाहिए कि खेत नहीं थे। आगे आगे बड़ा अफसर छोटे अफसर से बातें करता जा रहा था। इस खेत में तो इल्लियाँ नहीं है। बड़े अफसर ने पूछा, जी नहीं है। छोटा अफसर बोला, कुछ तो नज़र आ रही है। जी हाँ, कुछ तो है। कुछ तो हमेशा रहती है। जी हाँ, कुछ तो हमेशा रहती है। खास नुकसान नहीं करती। जी, खास नुकसान नहीं करती। छोटा अफसर बात कर रहा है किसान से, किसान जवाब दे रहा है। इस तरह आपस में बातचीत हो रही है। फिर भी खतरा है। खतरा तो है। सॉरी, किसान से बात नहीं रही है। आगे आगे बड़ा अफसर छोटे अफसर से बात कर रहा है। फिर भी खतरा है। खतरा तो है, कभी भी बढ़ सकती है। जी हाँ, बढ़ सकती है। सुना सारा खेत साफ कर देती है। बिल्कुल साफ कर देती है। इस खेत पर छिड़काव होना चाहिए। जी हाँ, होना चाहिए। जैसा आप फरमाएं, छोटे अफसर ने नम्रता से कहा। छोटे अफसर ने नम्रता से क्या कहा? छोटे अफसर ने नम्रता से कहा, जैसा आप फरमाएं। जैसा आप फरमाएं, छोटे अफसर ने नम्रता से कहा। फिर वे दोनों चुपचाप चलने लगे। जैसी पोजीशन हो मुझे बताना, मैं हुक्म कर दूंगा। मैं जैसी पोजीशन होंगी आपके सामने पेश कर दूंगा। और सुनो जी, हुक्म। मुझे चना चाहिए, हरा। घर ले जाना है, जीप में रखवा दो। अभी रखवाता हूँ। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका
बड़े अफसर ने क्या कहा कि मुझे चना चाहिए, घर ले जाना है। तो छोटा अफसर किसान की तरफ लपका। ओए क्या नाम है तेरा? छोटे अफसर ने किसान को चिल्लाकर पूछा। ओए क्या नाम है तेरा? ओए क्या नाम है तेरा? किसान भागकर पास आया। छोटे अफसर ने उससे घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? नहीं है हुजूर। अबे थी ना, वो कहाँ गई? हुजूर पता नहीं कहाँ गई। अबे बता कहाँ गई सब इल्ली? किसान हाथ जोड़ कांपने लगा। उसे लगा इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा और फिर बोला। किसान घबरा रहा है बात करते हुए, कहीं मेरा खेत जब्त ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो छोटा अफसर क्रोध से सारे खेत की ओर देखकर फिर बोला। छोटे अफसर ने क्रोध से खेत की ओर देखा और फिर बोला, अच्छा खैर, जरा हरा हरा चना छाट कर साहब की जीप में रखवा दे, चल जरा जल्दी कर। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगा। छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा था। इधर मैं और वह बड़ा अफसर चहलकदमी कर रहे थे। यहाँ पर मैं और बड़ा अफसर से तात्पर्य लेखक और बड़ा अफसर। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगा है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। छोटे अफसर को कैसा लगा? तना खड़ा था और बड़ा अफसर चहलकदमी कर रहा था। वह बोला, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बड़े अफसर की। तो बड़े अफसर ने कहा कि यहाँ सचमुच शांति है, सुख है, जीवन है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। अर्थात बड़ा अफसर कहने लगा कि खेतों में उसे अक्सर बहुत अच्छा लगता है, शांति महसूस होती है, जीवन महसूस होता है। उसने मुझे मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी कविता सुनाई, जो उसने कभी 8वीं कक्षा में रटी थी। कहने लगा, मेरे मन में जब ये कविता उठती है, मैं जीप पर सवार होकर खेतों में चला आता हूँ। जीप पर सवार होकर खेतों में चला आता हूँ। देखते इसी में आगे। मैं बूट तोड़ते किसान की ओर देखता और सोचने लगा, गुप्त जी को क्या पता था कि वे कविता लिखकर क्या नुकसान कर देंगे। कुछ देर बाद हम लोग जीपों पर सवार हो आगे बढ़ गए। किसान ने हमें जाते देख राहत की सांस ली। किसान अब बेफिक्र हो गया कि बड़े बड़े अधिकारी गए, अब कोई खतरा नहीं है। जीप में काफ़ी हरा चना ढेर पड़ा था। मैं खाने लगा, वे लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर 3 इल्लियाँ सवार है, जो खेतों की ओर चली आ रही है। 3 बड़ी बड़ी इल्लियाँ, सिर्फ 3 ही नहीं तो 3 कौन सी इल्लियाँ? बड़ा अफसर, छोटा अफसर और लेखक स्वयं, जो खेतों की ओर चली आ रही है। 3 बड़ी बड़ी इल्लियाँ, सिर्फ 3 नहीं, ऐसी हजारों इल्लियाँ है, लाखों इल्लियाँ है। ये सिर्फ चना ही नहीं खा रही, सब कुछ खाती है और निशंक जीपों पर सवार चली आ रही है। अर्थात निसंकोच जीपों पर सवार चली आ रही है। शरद जोशी ने अपने व्यंग्य के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि इस देश चने की फसल को ही नहीं, इस देश की प्रगति की फसल को, शिक्षा की फसल को, राष्ट्र की इस फसल को, देशभक्ति की इस फसल को बड़े बड़े अधिकारी खा जा रहे, गटक जा रहे, रिश्वतखोरी और लालच के दम पर उसे पचा जा रहे। ये कहने का प्रयास शरद जोशी ने जीप पर सवार इल्लियों के माध्यम से कहा है। इसलिए इस चैप्टर का नाम जीप पर सवारी लिया है। जीप में अक्सर अधिकारी, अब बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और छोटे छोटे अधिकारी या किसानों को या छोटे छोटे कार्यकर्ता लोगों को परेशान कर कर जाते हैं। यही कहने का प्रयास शरद जोशी ने किया है। आइए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। एग्ज़ाम में कठिन शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें भी नोट डाउन कर लें। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कठिन शब्द लिखे हैं इसी चैप्टर के। प्रमाण, सबूत। कपोल कल्पना, मन की गढ़ी हुई बात। इल्ली, पौधे पर लगने वाला कीड़ा। इत्मीनान का तात्पर्य धैर्य होता है। अधिष्ठात्री का तात्पर्य क्या है पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो अधिष्ठात्री का तात्पर्य माता है। नष्टात्री का अर्थ क्या है पूछा जा सकता है, नष्टात्री का अर्थ नष्ट करने वाला है। गोष्ठी की गई, एक जगह यूज़ हुआ है शब्द। गोष्ठी का अर्थ होता है औपचारिक रूप से की गई बैठक, फॉर्मल चर्चा। जब इल्ली लग गई थी, अखबार में खबरें फैल गई थी, तो एक चर्चा नेता लोगों ने अपने साथ रखी थी, उसे हमने गोष्ठी का नाम दिया है। वक्तव्य अर्थात कथन, किसी ने जो कहा कथन, मंत्रियों ने जो भाषण दिए वो वक्तव्य कथन कहलाया उनका। उन्मूलन, जड़ से उखाड़ना, नोट डाउन करेंगे। विशेष शब्द पूछा जा सकता है। उन्मूलन का तात्पर्य क्या है, तो जड़ से उखाड़ना, क्योंकि इल्ली उन्मूलन प्रोग्राम हमने किया था, तो इल्ली उन्मूलन अर्थात इल्ली को जड़ से समाप्त करने का प्रयास। मनोरंजन, मन को प्रसन्न करना। हुक्म अर्थात आदेश, ये तो आप सब जानते हैं। अफसर, अधिकारी।
अंग्रेजी शब्द जो इस व्यंग्य निबंध में प्रयुक्त हुए हैं वो है फाइल। कागज पत्रों की एक विशेष दस्ती को हम फाइल कहते हैं। पत्रावली भी कहते हैं उसे। कैंटीन अर्थात जलपान गृह। रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहा जाता है। पोजीशन अर्थात स्थिति या पद। पब्लिसिटी का तात्पर्य प्रचार प्रसार। हुट एक जगह प्रयोग किया था हमने शब्द। घृणा सूचक शोर, हुट से तात्पर्य होता है घृणा सूचक शोर। और मुहावरे जो प्रयोग किए गए हैं, मुंह में पानी आना, पंख फड़फड़ाना, खेत साफ कर देना, सिर पर तना रहना, राहत की सांस लेना, इन मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थी उसके पहले भी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे से पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया गया है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको कराए गए हैं। शरद जोशी जी के जीवन परिचय पर भी प्रश्न दिए गए हैं। शरद जोशी जी का जीवन परिचय भी विस्तार में बताया है, परंतु यह आप ही की डिमांड पर पुस्तक से पूरा की पूरा चैप्टर आपके सामने पुनः प्रस्तुत किया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई और भी चैप्टर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।